आप सबसे पहले आपने ये करना है, लोकल होस्ट PHP माई एडमिन में जाना है। यहाँ पे ना आपकी डेटाबेस खुल जाएगी, ठीक है। तो आप अपनी नई डेटाबेस बना लें। हमने यहाँ पे बनाई हुई है शायद, मैं उसको डिलीट कर दूँगा। ऑन बुक्स की डेटाबेस बनाई हुई, सॉरी। ठीक है, मैं अभी इसको ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, अगर आपसे डेटाबेस ड्रॉप नहीं हो रही तो आप यहाँ पे जाके मोर में जाएं, ऑपरेशन में जाएं और ड्रॉप द डेटाबेस, ये वाली क्वेरी है। ठीक है, तो ये ड्रॉप डेटाबेस एसक्यूएल चलाएगा, तो उससे ये डेटाबेस डिलीट हो जाएगी। ठीक है, खैर आपने न्यू डेटाबेस बना ली है। ठीक है, डेटाबेस का नाम बुक्स रखते हैं आप और क्रिएट करते हैं इसे। ये डेटाबेस क्रिएट होगी लेकिन इसके अंदर कोई टेबल नहीं है। ठीक है, अब इसके अंदर जो मैंने आपको प्रोवाइड किया ना एसक्यूएल की फाइल, ठीक है, ये पड़ी हुई है एसक्यूएल की फाइल classics.sql। ठीक है, अब इसको इंपोर्ट करना है आपने। आप इंपोर्ट कैसे करेंगे? इंपोर्ट का बटन दबाएंगे आप, यहीं पे ऊपर टैब होगी इंपोर्ट की, यहाँ से चूज फाइल करेंगे। ठीक है, और यहाँ से देखेंगे आपके पड़ा हुआ है सैम डॉक्स और फोल्डर, ठीक है, classics2.sql। अब मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने और यहाँ नीचे गो का बटन होगा, वो दबाऊंगा तो ये मेरे पास डेटाबेस इंपोर्ट हो जाएगी। इसमें क्लासिक्स का टेबल बन गया और इसमें डाटा भी एंटर हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? ये वाला काम आपने कर लेना है, ठीक है, उसके बाद ही हम अपने लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं, जब तक आप ये काम करें मैं ये फाइल भी दिखा दूं, इस फाइल में लिखा क्या हुआ है। इस फाइल में कुछ भी नहीं लिखा हुआ सिवाय क्यूरीज के। ठीक है, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे क्रिएट टेबल की क्यूरी है। ठीक है, क्रिएट टेबल क्लासिक्स और इसके 5 कॉलम्स हैं, ऑथर, टाइटल, ईयर, ISBN। उसके आगे डाटा टाइप्स हैं, उसके आगे उसने डिफॉल्ट वैल्यूज और नल वैल्यूज दी हुई। ठीक है, डिफॉल्ट जो है वो नल वैल्यू एंटर करें। ठीक है, और जो ISBN है वो नॉट नल है। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, इंसर्ट इनटू की क्यूरी लगा दी। ठीक है, इंसर्ट इनटू की क्यूरी क्या करती है, डाटा इंसर्ट करती है। ठीक है, तो अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं ना, और इसने क्या किया कि ISBN को अल्टर टेबल से ISBN को प्राइमरी की कर दिया। ठीक है, तो ये इतनी छोटी सी फाइल है। ठीक है, तो आप किसी भी फाइल को एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो वो उसकी इस तरह की क्यूरी बना के रख देता है। फिर जब वो क्यूरी जब आप एग्जीक्यूट करते हैं तो ये वाला सारे का सारा डाटा जो है वो दोबारा उसके अंदर चला जाएगा। ठीक हो गया? अच्छा, यहाँ तक सर यूजिंग वर्डप्रेस हम कोई भी वेबसाइट बना सकते हैं विदाउट नोइंग HTML, CSS, PHP, SQL, इज इट ट्रू? हाँ जी, ऐसे ही है, लेकिन आपको जो HTML है ना वो फिर भी आनी चाहिए थोड़ी सी। अगर HTML ना आए, बल्कि हमने जो लेक्चर लिया था वर्डप्रेस का, बल्कि जो अभी हमने वेबसाइट बनाई हुई है उनमें से अगर मैं ये वाली आपको दिखाऊं वेबसाइट, या कोई डेमो इंपोर्ट करके हमने चलाया, तो उसमें हमने अभी तक कोई ना HTML में मॉडिफिकेशन किया है, ना मैंने CSS को छेड़ा है ज़्यादा, ना PHP की बैकएंड पे हम गए हैं। ठीक है, तो अभी लेकिन उसमें ना हमारा काम लिमिटेड हो जाता है। हम प्लगइन्स, थर्ड पार्टी प्लगइन्स को यूज़ करते हैं जिससे हमारी वेबसाइट भी स्लो होती है और हमें इतनी फ्रीडम नहीं होती कस्टमाइजेशन की। ठीक है, तो अगर हमें HTML CSS, मेनली HTML CSS भी आती हो ना, और हमें पता होगा किस जगह से मॉडिफाई करना है HTML CSS को, फिर भी हमारे पास कस्टमाइजेशन की ऑप्शन ज़्यादा हो जाती है। नहीं तो हम थर्ड पार्टी प्लगइन्स के ऊपर रिलाई करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आज के लेक्चर को देखते हैं। अच्छा, ये 3 फाइल्स दी हैं मैंने आपको। ये अच्छा, अब ये कह रहा है कि क्यूरिंग ए MySQL डेटाबेस विद PHP। ठीक है, अब हमने जितनी भी अभी MySQL की डेटाबेस देखी थी, या तो उस पर देखी थी W3 स्कूल के इंटरफेस के ऊपर, या हमने अपने इंटरफेस के ऊपर
PHP माई एडमिन के ऊपर हमने उस पर कुछ मॉडिफिकेशंस की थी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि PHP के थ्रू हम माई एसक्यूएल की डेटाबेस को किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। The reason for using PHP as an interface to MySQL is to format the results of SQL queries in a form visible in a web page। ठीक है, तो PHP का हम क्यों यूज करते हैं MySQL के लिए कि हम वेब पेज के अंदर अपनी मर्जी से रिजल्ट को फॉर्मेट कर सकें। ठीक है, तो ये हमने वैसे तो देख लिया था ना कि PHP और HTML को हम बड़े आराम से यूज कर सकते हैं। तो PHP को जब मैं MySQL के साथ यूज करूंगा तो इसका क्या मतलब होगा कि मेरे पास एक पूरा सर्कल बनेगा। सबसे पहले HTML, फिर PHP, फिर MySQL। ठीक है, as long as you can log into your MySQL installation using your username and password, you can also do so from PHP. However, instead of using MySQL command line to enter instructions and view output, you will create a query string that are passed to MySQL। ठीक है, तो जिस तरह से हम MySQL में के एडमिन पैनल में जिस तरह यहाँ पे हम SQL की क्यूरी चलाते हैं, तो बजाय इसके कि हम यहाँ पे क्यूरी चलाएं, हम एक क्यूरी स्ट्रिंग पास किया करेंगे MySQL की ऑब्जेक्ट को। ठीक है, जिससे हमें हमारे पास रिजल्ट सेट आया करेगा। ठीक है, वो अभी हम देखते हैं कि किस तरह आएगा। When MySQL return its response, मतलब MySQL जो भी रिजल्ट सेट देता है, it will come out as data structure that PHP can recognize instead of the formatted output you see when you were on the command line। तो हमारे पास एक रिजल्ट सेट आ जाएगा जो जिसको PHP समझ सकता है। फिर हम PHP से उसको डिस्प्ले कैसे करवाना है वो हमारी चॉइस है कि हम उसको कैसे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। फर्दर PHP commands can retrieve the data and format it for the web page। तो आगे PHP क्या कर सकती है, उसको डाटा को फेच कर सकती है और उसको फिर वेब पेज के अंदर दिखा सकती है। तो ये प्रोसेस किस तरह से होता है, ठीक है, ये देख लें आप। द प्रोसेस ऑफ यूजिंग MySQL विद PHP इज एज फॉलो। सबसे पहले क्या काम होता है, सबसे पहला हमारा काम होता है कि कनेक्ट टू MySQL एंड सिलेक्ट डेटाबेस टू यूज। ठीक है, हमने MySQL को कनेक्ट करना होता है और डेटाबेस सेलेक्ट करनी होती है कि MySQL के अंदर कौन सी डेटाबेस पड़ी हुई है जो हमारे काम की है। तो ये पहला काम हो गया, कनेक्टिंग MySQL एंड सिलेक्टिंग डेटाबेस। दूसरा काम क्या होता है, बिल्ड ए क्यूरी स्ट्रिंग। जो हमने क्यूरी एग्जीक्यूट करनी है, कोई भी एक क्यूरी हो सकती है, वो क्रिएट की, सिलेक्ट की, डिलीट की, अल्टर टेबल की, आपने कोई कंस्ट्रेंट ऐड करना है, कुछ भी जो भी हमने क्यूरीज पढ़ी है ना, कोई भी हमने क्यूरी सिलेक्ट करनी है वो हमने बनानी होती है। ठीक है, हमारे केस में हमने यूजुअली ज्यादातर सिलेक्ट, रीड, अपडेट, डिलीट की क्यूरीज बनानी होती हैं। उनमें जो भी क्यूरी आए वो हम बना लेंगे, क्यूरी स्ट्रिंग बना लेंगे उसकी। स्ट्रिंग तो पता है ना आपको, स्ट्रिंग डाटा टाइप होती है। परफॉर्म द क्यूरी, एग्जीक्यूट करेंगे हम क्यूरी। एग्जीक्यूट कैसे करेंगे वो देख लेते हैं हम। रिट्रीव द रिजल्ट एंड आउटपुट देम टू ए वेब पेज। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये जो डाटा फेच करके डिस्प्ले करवाने वाला काम है वो होगा। ठीक है, रिपीट स्टेप्स 2 to 4 until all desired data has been retrieved। जितना भी डाटा आपने रिट्रीव करना है, ये क्यूरी बनाएं, एग्जीक्यूट करें क्यूरी, रिजल्ट फेच करें और उसको डिस्प्ले करें। क्यूरी बनाएं, क्यूरी एग्जीक्यूट करें, रिजल्ट फेच करें और उसको डिस्प्ले करें। ठीक है, जब तक आपका सारा काम नहीं हो जाता तब तक आपने ये काम करना है और फिर जो हमने कनेक्शन बनाया था MySQL के साथ उसको आपने डिस्कनेक्ट कर देना। ठीक है, तो अब हम फाइल्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक लॉगिन की फाइल है। ठीक है, अब ये फाइल हमने अलग क्यों रखी हुई है और इसके अंदर है क्या। ठीक है, अब login.php की फाइल है, इसमें मेरे पास 4 कह लें आप वेरिएबल्स हैं। ठीक है, एक hn है। ठीक है, यूजुअली हम इसको होस्ट नेम कहते हैं, लोकल होस्ट। db बुक्स, ये जो मेरी db का नाम है ना वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। un यूजर नेम, ये रूट यूजर नेम है। यूजुअली जो आपकी ज़ैम्प की इंस्टॉलेशन है उनमें एक रूट का यूजर बना होता है जिसको टोटल एक्सेस हर चीज की होती है। प्रिविलेज जो है वो सारी डेटाबेस को एक्सेस करने की, मॉडिफाई करने की होती है। ठीक है, तो वो वाला यूजर मैंने ले लिया है रूट का। ठीक है, और इसका पासवर्ड यूजली अगर आपने नई इंस्टॉलेशन की तो उसका पासवर्ड स्ट्रिंग एम्प्टी होता है। ठीक है, अगर आप किसी और जगह पे करते हैं या कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो ऑब्वियसली उसका यूजर नेम चेंज होगा और पासवर्ड भी चेंज होगा, उसके अकॉर्डिंगली आपने मैनेज करना। ठीक है, तो ये लॉगिन का मैंने जो फाइल है मेरे पास उसमें मैंने 4 वेरिएबल लिया और उनकी वैल्यूज ले ली। ठीक है, ये हो गया। अच्छा,
फिर हम आते हैं कनेक्टिंग डेटाबेस के ऊपर, ठीक है। तो ये एक फाइल है, कनेक्ट की फाइल रखी हुई है मैंने, हम इसको यहीं से देख लेते हैं फाइल को, ठीक है। और इसमें ना मैंने सारे के सारे कमेंट्स दिए हैं, ठीक है, कि कौन सी लाइन क्या काम कर रही है, ठीक है। इसको हम देखते हैं बारी बारी। अच्छा, कोई क्वेश्चन है अभी तक? ये किसी की एग्जीक्यूट ना, वो एग्जीक्यूट ना और ये फाइल तब ये साथ साथ कर लेंगे ना आप, तो मैंने इसलिए बना के दी थी आपको, ये साथ साथ कर लें तो कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, अगर ये वाली फाइल देखें हम, तो ये क्या कर रही है, पहली लाइन क्या कर रही है, लाइन नंबर 4 हमारी पहली लाइन है, रिक्वायर वंस लॉगिन डॉट php। अच्छा, अब ये मैंने आपको बताया था रिक्वायर वंस क्या काम करता है। रिक्वायर वंस आप कह लें कि लॉगिन डॉट php के सारे कंटेंट को यहाँ पे ला के रखते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि ये लॉगिन डॉट php ये वाली चीज है ना, तो आप कह लें कि रिक्वायर वंस लॉगिन डॉट php क्या करेगा, ये वाली फाइल को यहाँ पे लाके जोड़ देगा। आप कह लें कि पहले जो है ना, फाइल शुरू होने से पहले लॉगिन डॉट php का सारा कंटेंट यहाँ पे पेस्ट कर देगा ये, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो वेरिएबल्स हैं hn db un pw, ये मैं अपने इस वाली फाइल में, कनेक्ट की फाइल में एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो हम अगली लाइन पे चलते हैं। रिक्वायरमेंट्स आपको समझ आ गया कि लॉगिन डॉट php के जितने भी कंटेंट हैं उसको यहाँ पे लाके पेस्ट कर देगा आप जब भी ये एग्जीक्यूट होगी फाइल, ताकि ये जो हमारे वेरिएबल्स हैं ये हम एक्सेस कर सकें। अच्छा, अब अगली लाइन पे जाते हैं, लाइन नंबर 8 के ऊपर। ये क्या कह रही है हमें, ये कह रही है डॉलर कॉन एक ऑब्जेक्ट, एक वेरिएबल बनाया है इसने, ठीक है। अब ये वेरिएबल में क्या लिखा हुआ है, इज इक्वल टू न्यू माई एसक्यूएल आई, ठीक है। अब ये न्यू का कीवर्ड याद है किसी को? ठीक है, कुछ अरसा पहले, मेरे ख्याल में हार्डली 1-2 वीक्स हुए होंगे, 1-2 वीक्स पहले हमने ये न्यू का कीवर्ड पढ़ा था। ये कीवर्ड क्या करता है, ये कीवर्ड एक नया क्या बनाता है, ऑब्जेक्ट बनाता है। तो ये जो डॉलर कॉन का हमारे पास वेरिएबल था, असल में क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट किस क्लास का है, ये ऑब्जेक्ट है माई एसक्यूएलआई क्लास का है, ठीक है। अब ये जो माई एसक्यूएलआई क्लास है ना, ये आपकी ये काफी पॉपुलर क्लास है, बिल्ट इन क्लास है जो पीएचपी हमें प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो माई एसक्यूएल आई क्लास क्या होगी, ये माई एसक्यूएल के कोई भी डेटाबेस होगी उसके साथ अगर मैं कनेक्शन बनाना चाहता हूँ तो मैं उसका माई एसक्यूएल आई का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब ये माई एसक्यूएल आई के ऑब्जेक्ट को मैंने क्या इनिशियलाइज करने के लिए क्या क्या पास किया है, होस्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड और डीपी, ठीक है। अच्छा, मैं आपको वैसे दिखा दूं ये कर क्या रही है फाइल, आपको समझ भी आ जाए। लोकल होस्ट 21 लेक्चर है हमारा, और तो ये वाली फाइल क्या कर रही है, ये जितना भी डाटा मेरे पास पड़ा हुआ है, ये आपको मैं अगर दिखाऊं, ये क्लासिक्स का टेबल है, तो इसमें ऑथर, टाइटल, टाइप, ईयर, आईएसबीएन जो भी पड़ा हुआ है ये उसको दिखा रहा है, एक एक रिकॉर्ड को फेच कर रहा है और मुझे उसको डिस्प्ले कर रहा है, ठीक हो गया, ठीक है। तो सबसे पहला हम यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, कनेक्शन बना रहे हैं न्यू माई एसक्यूएल आई टाइप का, ठीक है। माई एसक्यूएल आई मेरे पास क्लास है, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब माई एसक्यूएल आई काम क्या करता है, ये कनेक्शन का ऑब्जेक्ट सेव करता है, कनेक्शन सेव करता है माई एसक्यूएल आई टाइप का, ठीक है। वैसे अगर आप पुराना पीएचपी यूज करेंगे ना कई जगह पे, तो आपको माई एसक्यूएल ऑब्जेक्ट भी नजर आएंगे, ठीक है, लेकिन वो अब ऑब्सोलीट हो गए हैं, ठीक है। अब नया जो कह लें स्टैंडर्ड है, माई एसक्यूएल आई इम्प्रूव्ड, आई से इम्प्रूव्ड आता है, तो वो स्टैंडर्ड यूज हो रहा है। वो स्टैंडर्ड इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि इसमें कुछ प्रोटेक्शन वगैरह है अगेंस्ट एसक्यूएल इंजेक्शन वगैरह, जो आपके कह लें डेटा ब्रीच कर देते थे, तो वो ये काम करते हैं उससे। तो कनेक्शन बना रहे हम, न्यू माई एसक्यूएल टाइप का ऑब्जेक्ट है और उसको मैंने पैरामीटर्स दे दिया, होस्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड और डेटाबेस। तो इससे मेरा एक
कनेक्शन का ये क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। जो भी कनेक्शन का ऑब्जेक्ट कनेक्शन होगा ना पीएचपी और माईएसक्यूएल का, वो इसमें सेव होगा। ठीक हो गया। अब जो भी मैंने डेटाबेस से काम करवाने हैं वो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बन गया माईएसक्यूएल टाइप आई टाइप का, इससे मैंने काम करवाना। अच्छा, सबसे पहला काम मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं अच्छा यहाँ पे देखें, ये मैंने कमेंट भी लिखे हुए, connection is an object of type MySQL. It takes database credentials as parameter to form a connection with database. ठीक है, तो ये न्यू की वजह से मुझे पता चल गया कि ये क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है और किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, MySQL टाइप आई टाइप का ऑब्जेक्ट है, और इसके अंदर ये क्रेडेंशियल्स जो स्टार्टिंग क्रेडेंशियल्स थे वो मैंने पास कर दिए। अच्छा, अब हम अगली लाइन पे जाते हैं। अगली लाइन में क्या हो रहा है, अब ये देखें ये क्या चीज है, इफ ये कनेक्शन है, एरो कनेक्ट एरर, ये क्या चीज है, ठीक है। अब ये भी हमने पढ़ी थी कि अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये क्या बना हमारे पास, ये मेरा ऑब्जेक्ट का डाटा बन गया, या ऑब्जेक्ट का वेरिएबल बन गया। अच्छा, अब इस ऑब्जेक्ट में या अगर मैं वेरिएबल का नाम देखूं कनेक्ट एरर, ठीक है। अब इसमें वैल्यू कब आती है, इसमें वैल्यू तब आती है जब मैं डेटाबेस के साथ कनेक्शन करने की कोशिश करूं और मेरा कनेक्शन ना स्टेब्लिश हो। वैसे ये क्या होगा, वैसे ये नल वैल्यू होगी, लेकिन अगर मेरे पास एरर आता है तो इसके अंदर कनेक्ट एरर के अंदर वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अब ये हमारा क्यूरी क्या कर रही है, क्यूरी भी यही कर रही है कि इफ कनेक्शन एरो कनेक्ट एरर, अगर इसके अंदर कोई वैल्यू है तो क्या करे, डाई डाई क्या करता है कि एग्जिट कर देता है मेरी एप्लीकेशन को, और क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा कनेक्शन एरर, ठीक है। लेकिन अभी मेरे पास कोई कनेक्शन एरर नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे देखें अगर मैं ये करता हूँ, ठीक है, उसको वेरिएबल ही नहीं मिल रहे, ठीक है, नल नल वेरिएबल आए हैं। तो अब क्या होता है मेरे पास, अब मैं अगर इसको चलाता हूँ तो मेरे पास ये आया कनेक्ट एरर, नो डेटाबेस सिलेक्टेड, ठीक है। तो ये कनेक्ट एरर कब फिल होगी इसकी वैल्यू, जब मेरे पास कोई ना कोई एरर आ रहा होगा, ठीक है। अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ तो आप देखें कि ये नो डेटाबेस सिलेक्ट, ये तो आ रहे थे ना, ये आ रहे थे लाइन 8 में एरर, ठीक है, ये लाइन 8, ये इस पे क्या एरर आ रहा था, इस पे एरर आ रहा था नो डेटाबेस सिलेक्टेड, इसकी वैल्यू हो गई थी कनेक्ट एरर की। लेकिन अब जब ये सही चलता है, सही जब चलता है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं आती, तो ये वाली इफ वाली लाइन जो है वो वैसे ही पास हो जाती है, ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये देखें वो वाली लाइन वैसे ही चल रही है। कनेक्ट अंडरस्कोर एरर कोई कीवर्ड है, नहीं, कनेक्ट अंडरस्कोर एरर बिल्कुल कीवर्ड नहीं है। अगर आपको याद हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमने देखा था कि हमने कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसका वेरिएबल को अगर हमने एक्सेस करना हो, वेरिएबल या फंक्शन को, ठीक है, अगर मैं इस तरह करता ना, ये क्या बन गया, ये कनेक्ट एरर है, ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट का एक और फंक्शन बन गया, ठीक है, मैं उसको एक्सेस कर रहा हूँ। लेकिन अगर ऐसे हो, इसका क्या मतलब है, कनेक्ट एरर क्या है, कनेक्शन ऑब्जेक्ट का एक वेरिएबल है, ठीक है। तो ये कीवर्ड नहीं है, ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट का एक वेरिएबल है। इसके कनेक्शन ऑब्जेक्ट के और भी बहुत सारे, माईएसक्यूएल टाई का ऑब्जेक्ट है, इसके और भी बहुत सारे वेरिएबल होंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, MySQLi PHP, ठीक है, MySQLi, ठीक है, ये इसका मैनुअल आ गया, ये इसके फंक्शंस आ गए सारे, ठीक है, और नीचे इसके सही फंक्शन ही दिखा रहा है सारे। यहाँ पे शायद वो दिखा रहा हो, हाँ ये देखें, ये क्या आ रहा है, ये MySQL क्लास है और यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे सारे ये देखिए, जिसके साथ डॉलर लगा हुआ है ना वो उसके वेरिएबल है, और जिसके साथ डॉलर नहीं लगा हुआ, ऑटो कमिट, ये फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे देखें कमिट, कमिट्स द करंट ट्रांजैक्शन, ये फंक्शन है, और डॉलर कनेक्शन एरर नंबर, ठीक है, ये क्या करता है, रिटर्न्स एरर कोड फ्रॉम लास्ट कनेक्शन कनेक्ट कॉल, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, डॉलर कनेक्ट एरर रिटर्न स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ लास्ट कनेक्शन एरर।
ठीक है। तो ये अगर मैं एरर नंबर करूंगा तो ये एरर कोड डिस्प्ले करवाएगा, ठीक है। अगर मैं वही वाला काम करूं जो मैंने पहले किया था और यहाँ पे ये हम कर देते हैं एरर नंबर, ठीक है। तो अभी हमें क्या डिस्प्ले होगा, एरर कोड डिस्प्ले होगा। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं, अच्छा एरर नंबर नहीं डिस्प्ले हुआ, सेव नहीं किया मैंने, सेव भी किया है मैंने, शायद हो सकता है रिपोर्ट ही ये वाला हो, ठीक है। चलें हम बाद में देख लेते हैं, मेरी पीएचपी ना पुरानी हो, पीएचपी 8 है। खैर इसी तरह से एरर डॉलर एरर क्या करेगा, रिटर्न स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ लास्ट एरर, एरर लिस्ट रिटर्न कर देगा। क्लाइंट वर्जन अगर मैं करता हूँ माई एसक्यूएलआई क्लाइंट वर्जन रिटर्न माई एसक्यूएलआई क्लाइंट वर्जन ऑफ एन वर्जन एज एन इंटीजर, ठीक है। तो मैं बल्कि यहाँ पे ये करता हूँ, ये कनेक्शन बना लिया ना हमने, तो मैं एक काम करता हूँ, ठीक है। क्या था, क्लाइंट वर्जन, इसको मैं कराता हूँ और हम इसको भी अच्छा ये पहले ही लिखा हुआ गया, इसको मैं डॉलर ठीक है। तो ये क्लाइंट वर्जन क्या है 50012, ठीक है। ये मेरे पास आ गया और ये आया कैसे, ये इस वेरिएबल के थ्रू आया है, जो कनेक्शन ऑब्जेक्ट का वेरिएबल है ना क्लाइंट वर्जन, इस वेरिएबल के थ्रू मेरे पास ये नजर आया, ठीक है। डिलीट कर देते हैं। तो जो भी कनेक्शन के आगे एरो के बाद लगा हुआ होगा ना, वो कनेक्शन का या ऑब्जेक्ट होगा, सॉरी कनेक्शन ऑब्जेक्ट का या वेरिएबल होगा या कनेक्शन ऑब्जेक्ट का फंक्शन होगा, ठीक है। अभी आगे हम जाके इसको और देखेंगे, ठीक है। तो और ये हमने करना क्यों होता है, ये हमने इसलिए करना होता है कि अगर तो एरर आ गया तो उस एरर को हम सीधे तरीके से हैंडल करें। ये तो मैंने ऐसे ही लिखा हुआ डाई का कोड, आप कोई और चीज लिखेंगे, आप या तो पब्लिश कराएंगे कि एरर कनेक्टेड डेटाबेस, या आपकी क्वेरी सही तरह नहीं चली, या डेटाबेस में कोई मसला है, आप इस तरह का कोई पेज पूरा बना सकते हैं, ठीक है। आप HTML को यूज करके कोई अच्छी सी चीजें लिख सकते हैं। हमने क्या किया, मैंने अभी यहाँ पे कोड कर रहे हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए मैंने सीधा डाई लिख दिया। तो आप ये डाई कीवर्ड हम ज्यादा यूज नहीं करते। अच्छा सर फाइवर के गिग में हमने बनाई वो पब्लिश अभी करें या वर्डप्रेस कंप्लीट सीख कर पब्लिश कर, यार फाइवर के गिग आप पब्लिश कर दें, ये मैंने काफी पहले का कहा है आपसे, ठीक है। तो ऐसे नहीं है कि आप फाइवर की गिग आज पब्लिश करेंगे और कल आपको ऑर्डर मिल जाएगा। फाइवर की गिग की आपको रैंकिंग करते करते भी काफी सारा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो फाइवर की गिग पब्लिश कर दें आप, तो ताकि जब हम ये सारी चीजें सीखें, अभी हमने सीखा ही है, कुछ ना कुछ तो सीखा ही है कि आप जिस तरह से मैंने कल आपको बताया था कि फाइवर के ऊपर डेटाबेसेस की बहुत ज्यादा आपके पास आती हैं। अगर मैं माई एसक्यूएल सर्च करता हूँ तो वहां पे आपके पास काफी ज्यादा क्यूरीज आएंगी डेटाबेस बनाने की, ठीक है, डेटाबेस डिजाइन की, डेटाबेस के ऊपर क्यूरी लिखने की, ठीक है। तो ये वाली सारी चीजें आप देख सकते हैं, ठीक है। एरो साइन मीन गेट वैल्यू नहीं, एरो साइन हम तब यूज करते हैं यूजुअली, ये पॉइंटर होता है, ठीक है। ये जो एरो है ना कनेक्शन के ऑब्जेक्ट का पॉइंटर किसको, ये जो ये पॉइंट कर रहा है, पॉइंटर तो नहीं होता ये पॉइंट कर रहा है किसको, कनेक्ट एरर को, ठीक है। अच्छा अब हम आते हैं, पहला हमारा काम हो गया कनेक्शन बन गया, दूसरा काम क्या था कि हमारी जो क्यूरी है, क्यूरी स्ट्रिंग बनाना, ठीक है। अब क्यूरी स्ट्रिंग मैं बना लूं अगर, तो वो क्या करती है, क्यूरी स्ट्रिंग स्टोर्स ए डेटाबेस क्यूरी स्ट्रिंग, ठीक है। अब हमने काम क्या करना था, हमने डेटाबेस में से डाटा रिट्रीव करना था, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम क्लासिक्स, ये क्यूरी तो याद होगी, हमने 2-3 दिन पहले पढ़ी है। ये क्यूरी क्या करेगी, क्लासिक्स के टेबल में से सारे एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर लेगी, ठीक है। क्यूरी इज इक्वल टू सेलेक्ट ऑल फ्रॉम क्लासिक्स,
और मैंने इसको क्यूरी एक वेरिएबल में स्ट्रिंग कर दिया, ये मेरी क्यूरी स्ट्रिंग बन गई है। ठीक है, यहाँ पे हमने कोई खास काम नहीं किया, ये मैंने क्यूरी लिखी है और उसको सेव कर दिया एक वेरिएबल में, तो आप कह लें ये मेरी क्यूरी स्ट्रिंग बन गई है। अब देखें अगला काम क्या कर रहे हैं हम लाइन नंबर 20 के अंदर। यहाँ पे हम ये कर रहे हैं कनेक्शन क्यूरी और उसके अंदर मैंने डॉलर क्यूरी पास की हुई है। ठीक है, अब ये वाला काम क्या हो रहा है, अच्छा इसको हम दो पार्ट्स में कर लेते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि ये वाली लाइन क्या काम कर रही है। ठीक है, और इसको भी हम बाद में देखते हैं, पहले हम देखते हैं कि ये क्या चीज है। अब ये क्या चीज है, कनेक्शन और ये पॉइंटर आ गया, वैसे ही पॉइंट कनेक्शन एरो क्यूरी। ठीक है, ये वाली चीज क्या काम कर रही है, कनेक्शन एरो कनेक्ट एरर, ये क्या, ये किस चीज को पॉइंट कर रहा था, ये कनेक्शन एरर का जो मेरे पास वेरिएबल था कनेक्शन ऑब्जेक्ट का, उसको पॉइंट कर रहा था। लेकिन ये क्या है, ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट का ये आगे ब्रैकेट्स लगी हुई है, इसका क्या मतलब है, ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट का फंक्शन है। ठीक है, क्यूरी। अब ये करता क्या है, ये ऊपर लिखा भी हुआ होगा, परफॉर्म्स ए क्यूरी ऑन द डेटाबेस। तो ये डेटाबेस के अंदर क्यूरी परफॉर्म करता है। ठीक है, कौन सी, अगर मैं इसको कोई क्यूरी प्रोवाइड करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कौन सी क्यूरी है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम क्लासिक्स। ठीक है, क्लासिक्स का मेरे पास टेबल है इस डेटाबेस के अंदर, तो ये क्या करेगा, ये वाली क्यूरी इस डेटाबेस के ऊपर परफॉर्म करेगा। जो भी मैंने कनेक्शन बनाया हुआ ना, जिस कनेक्शन में कोई डेटाबेस का कनेक्शन सेव होगा, उस डेटाबेस के ऊपर ये वाली एसक्यूएल की क्यूरी परफॉर्म करेगा, जो भी मैं क्यूरी के फंक्शन के अंदर दूंगा। ठीक है, तो बजाय इसके कि मैं ऐसे बड़ी लंबी सारी, अब ये तो छोटी क्यूरी है, बजाय इसके कि लंबी लंबी क्यूरी यहाँ पे अलग से लिखता फिरूं, तो हम क्या करते हैं, हमने पहले ही ये क्यूरी बना के ये रखी हुई है ना, मैंने इसको क्यूरी डॉलर क्यूरी के नाम से सेव किया, तो मैं डॉलर क्यूरी लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या फंक्शन हो गया, माई एसक्यूएल आई क्लास का फंक्शन है क्यूरी। वो क्या करता है, जो भी कनेक्शन और डेटाबेस के अंदर उसके ऊपर क्यूरी परफॉर्म करता है। ठीक है, और उसके बाद क्या करेगा, मेरे पास कोई रिजल्ट रिटर्न करेगा। ठीक है, तो जो रिजल्ट रिटर्न करेगा वो भी मैंने सेव कराना है, तो वो मैं डॉलर रिजल्ट में सेव करा लेता हूँ। ठीक है, अब ये डॉलर रिजल्ट क्या है, ये भी एक ऑब्जेक्ट ही है। ठीक है, डॉलर रिजल्ट ऑब्जेक्ट टाइप रिटर्न करता है मुझे, जो रिजल्ट है ना उसकी टाइप भी ऑब्जेक्ट की टाइप होती है, वो भी एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अच्छा यहां तक हमने क्या किया है, यहां तक हमने डाटा जो है वो फेच करके रिजल्ट में डाल दिया। अच्छा, अब रिजल्ट को मैं इसी तरह से कह लें डिस्प्ले नहीं करवा सकता, रिजल्ट को भी मुझे फेच करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा अब ये क्यूरी चला ली है मैंने, और क्यूरी के बाद मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि अगर तो मेरे पास रिजल्ट नहीं आया, अगर रिजल्ट का जो वेरिएबल है वो एम्प्टी है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये होगा कि क्यूरी जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हुई। कोई भी क्यूरी हो ना, सेलेक्ट की हो, इंसर्ट की हो, डिलीट की हो, वो कुछ ना कुछ रिटर्न जरूर करती है। जो डिलीट की क्यूरी होगी वो ये रिटर्न करेगी कि डिलीट हो गया। ठीक है, जो सेलेक्ट की क्यूरी होगी वो मुझे पूरे का पूरा जो सेलेक्ट मैंने किया होगा रिजल्ट सेट वो रिटर्न करेगी। तो यहाँ पे मैं ये चेक करता हूँ कि अगर रिजल्ट के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब है कि ये क्यूरी एग्जीक्यूट नहीं हुई। ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे क्या एरर आया है और वो एरर हम यहाँ पे डिस्प्ले करा देंगे। ठीक है, अब मैं गलत क्यूरी लिख के यहाँ पे दिखाता हूँ कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम क्लासिक्स है, यहाँ पे ऑल फ्रॉम क्लासिक्स दिखाता हूँ और इसको हम चला के देखते हैं, आ गया ये। ठीक है, अच्छा अब ये इसने एरर प्रिंट कराया। ठीक है, ये वाला यहाँ पे लाइन नंबर 23 में ये एरर वो प्रिंट करा रहा है, कनेक्ट एरर। ठीक है, ये कह रहा है, यू हैव एन एरर इन योर एसक्यूएल सिंटैक्स चेक्स मैनुअल दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू फलाना फलाना। ठीक है, तो यहाँ पे वो एरर दिखा रहा है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्यों एरर है, क्योंकि यहाँ पे हमने सिलेक्ट की कमांड नहीं लिखी।
ठीक है, तो अब हमारी क्यूरी सही हो गई है, तो अब ये वाला जो काम है यहाँ से आगे चला जाएगा। अच्छा, उससे आगे हम क्या कर रहे हैं, उससे आगे हम ये कर रहे हैं रोज इक्वल टू रिजल्ट नंबर ऑफ रोज। ठीक है, अब ये वाला काम क्या होता है, ये मैंने देखना है कि जो रिजल्ट सेट है मेरे पास, अब रिजल्ट सेट अगर मैं यहाँ पे देखें सिलेक्ट ऑल फ्रॉम अगर हम करते हैं क्यूरी, तो मेरे पास 1 2 3 4 5 कॉलम्स आए हैं और 5 ही रोज आई हैं। ठीक है, अब ये कॉलम और रोज को मैं इतने आराम से डिस्प्ले नहीं करवा सकता। ठीक है, मुझे इसको हैंडल करना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा पहले कि टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है और फिर मैं उसको कैसे कैसे डिस्प्ले कर पाऊँ। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम पहले नंबर ऑफ रोज निकाल लेते हैं। ठीक है, अब नंबर ऑफ रोज किस तरह से निकालेंगे, ये रिजल्ट के ऑब्जेक्ट, ये मैंने आपको बताया था कि जो क्यूरी एग्जीक्यूट होगी और जो उसके अंदर रिजल्ट आएगा उसकी टाइप भी रिजल्ट की एक ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो अब रिजल्ट के ऑब्जेक्ट की एक पैरामीटर है नंबर ऑफ रोज। ये हमें क्या बताएगा कि जो रिजल्ट सेट आया हमारे पास उसकी टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी। ठीक है, वो मैं डॉलर रोज के इक्वल कर देता हूँ। इससे क्या होगा, इससे जो हमने लूप लगाया ये वाला, इसमें क्योंकि अब मेरे पास मल्टीपल नंबर ऑफ रोज हैं, उनमें से मैंने रिजल्ट को दिखाना है, तो मुझे हर रो को अलग अलग दिखाना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए मुझे लूप चलाना पड़ेगा और उस लूप के लिए कि कितना लंबा लूप चले मुझे नंबर ऑफ रोज फाइंड आउट करने चाहिए, और उसके लिए हमारे पास क्या है, ये नंबर रोज का एक पैरामीटर है, सॉरी कह लें प्रॉपर्टी है रिजल्ट सेट की, वो हम उसको फेच करके यहाँ पे स्टोर कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद चलते हैं हम, उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद हमने एक लूप लगाया हुआ है फॉर $j इज इक्वल टू 0, $j इज लेस देन नंबर ऑफ रोज प्लस प्लस j। अब ये क्या करता है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक अरे ले लेंगे माई अरे। ठीक है, उसमें रिजल्ट से फैच अरे कर लेते हैं। अब ये रिजल्ट फैच अरे क्या करेगा, एक वक्त में ये एक रिजल्ट सेट को अरे बना देगा। ठीक है, जिस तरह से एक वक्त में ये क्या करेगा कि एक अरे बनाएगा जिसमें पहला मेंबर ये होगा मार्क ट्वेन, दूसरा मेंबर उसका ये होगा द एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर, तीसरा एलिमेंट क्या होगा फिक्शन, चौथा एलिमेंट 1876 और पांचवा एलिमेंट ये। ठीक है, एक दफा ये वाली एग्जीक्यूट अरे डिस्प्ले हो जाएगी, फिर क्या होगा, दूसरी अरे में क्या आएगा, जेन ऑस्टिन, जो दूसरी अरे का पहला एलिमेंट, दूसरी अरे का दूसरा एलिमेंट, दूसरी अरे का तीसरा एलिमेंट, दूसरी अरे का चौथा एलिमेंट और इसी तरह से दूसरी अरे का पांचवा एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या हो रहा है कि माई अरे में रिजल्ट को फेच अरे कर रहा है। अच्छा, अभी रिजल्ट को फेच करने के ना काफी सारे तरीके होते हैं, मैं फेच अरे भी दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे होगा ये, अच्छा रिजल्ट, इसकी टाइप क्या होती है, अच्छा अब ये फेच अरे है, ये माई इसके लाइट आ गई, मैं यहाँ से देखते हैं। अच्छा, ये तो स्कूल का आ गया php.net फेच अरे। अच्छा, अब ये फेच अरे क्या करता है, यहाँ पे देखेंगे ना आप, तो ये काफी सारी चीजें हैं। डेटा सी भी मैं आपको बताता हूँ क्या करता है। एक फेच एसोसिएटिव होती है और एक होती है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नहीं, ठीक है। अब फेच एसोसिएटिव क्या करेगी, खाली एसोसिएटिव अरे को फेच करेगी। एसोसिएटिव अरे तो पता है ना, जिसके इंडेक्स नहीं होते, जिसके न्यूमेरिक अरेज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये फेच अरे क्या कर रही है, अगर इस यहाँ पे पढ़ें, फेच ए रिजल्ट रो एज एन एसोसिएटिव एंड ए न्यूमेरिक अरे और बोथ। ठीक है, तो अगर मैं फेच एसोसिएटिव करता हूँ तो वो खाली एसोसिएटिव अरे को फेच करेगी, लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, फेच अरे।
ये फेच अरे क्या करती है, ये बोथ अरेज फेच कर लेती है, एसोसिएटिव भी और दूसरी भी, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने किया भी हुआ है काम, अभी इसको हम 0 कर देते हैं। PMI अरे के अंदर हमारा रिजल्ट सेट चला जाएगा, ठीक है। रिजल्ट सेट स्टोर हो गया माई अरे के अंदर, और एक वक्त के अंदर एक अरे जाती है, ठीक है। और माई अरे 0 के अंदर क्या होगा, ये हमने देखा हुआ है। ये एक दफा चलेगी तो ये 0 के अंदर मार्क ट्वेन लिखा हुआ है पहले, फिर 1 के अंदर ये लिखा हुआ है, 2 के अंदर ये लिखा हुआ है फिक्शन, 3 के अंदर ईयर है, 3 के अंदर ये ईयर है, और 4 के अंदर माई अरे 4 के अंदर क्या पड़ा हुआ है, ये ISBN पड़ा, ठीक है। ये एक दफा चल गया लूप मेरा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये एक और स्पेस इसने प्रिंट कराई, और फिर दोबारा जाके फिर वो दूसरा एरे को फेच करेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये काम किस तरह से करता है, ये अब देखें यहाँ पे मुझे कोई है तो ये मल्टी डिमेंशनल ना अरे कह लें अगर मैं बनाता हूँ तो, लेकिन मुझे इसको दोबारा से लूप नहीं लगाना पड़ा, इसको बताना नहीं पड़ा कि अब सेकंड रो फेच कर लो, ठीक है। इसने फर्स्ट रो फेच की, और ऑटोमेटिकली जब दूसरी दफा मैं कॉल करूंगा तो ये सेकंड रो ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं कहीं बता रहा हूँ कि कौन सी रो फेच करनी है, नहीं बता रहा ना। तो ये किस तरह से काम करता है फेच अरे, या रिजल्ट का पॉइंटर जब भी ऑटोमेटिकली वो स्विच कर जाता है दूसरी अरे के ऊपर एक दफा अगर मैंने एक्सेस की हुई हो। तो पहले मैं एक्सेस करूंगा फेच अरे को तो वो इस अरे को रिटर्न करेगा, अगर मैं दूसरी दफा फेच अरे को कॉल करता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो इस अरे को फेच कर देगा, अगर मैं तीसरी दफा फेच अरे को कॉल करता हूँ तो ऑटोमेटिकली इस अरे को रिटर्न करेगा, ठीक है। तो जो पॉइंटर है ना अरे का, वो खुद ब खुद ही एक दफा फेच कर लिया ना मैंने, तो पॉइंटर इसको रिटर्न करेगा इस रो को, और वो खुद ब खुद ही अगली रो के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। दोबारा बताता हूँ मैं, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, इसमें इस लाइन में क्या होगा कि ये वाला पूरी अरे रिटर्न कर दी इसने, और जो पॉइंटर है वो अगली अरे पे चला गया। अगर मैं दूसरी दफा कॉल करता हूँ ना फेच अरे, तो अब क्या होगा, ये वाली पूरी रो रिटर्न करेगा, और जो पॉइंटर है उसको नेक्स्ट रो में चला जाएगा, नेक्स्ट रो में लेके चला जाएगा, ठीक हो गया। समझ आई इस बात की, ये पहले जो समझ थी वो भी चलेगी, ठीक है। तो अब इस रो से क्या हो रहा है, इस रो से हमारे पास ये एक एक रो करके, एक रो में एक अरे में डालता हूँ, उस अरे को डिस्प्ले करवा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये एसोसिएटिव अरे भी फेच करता है। एसोसिएटिव अरे का क्या मतलब होता है कि जो मेरा टाइटल है ना, किधर है टाइटल हमारे पास, ये वाले जो टाइटल है मेरे पास, जो कह लें कि लेबल्स है मेरे पास कॉलम्स के, उनके थ्रू भी मैं इनको एक्सेस कर सकता हूँ। जिस तरह ऑथर, टाइटल, टाइप, ये ISBN है, तो मैं उनसे भी इसको यहाँ पे मंगवा सकता हूँ। ऑथर, टाइटल, टाइप, ईयर, ISBN, ठीक है। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो भी देखें आप वही वाले रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इससे क्या होता है, ये अब मेरे पास ये एसोसिएटिव अरे आ गई है। तो अगर आपके पास आप देखते हैं कि बहुत बड़ी कोई लंबा चौड़ा टेबल है, लंबा चौड़ा रिजल्ट सेट है, और उसमें आपको नाम याद नहीं रहते कि सॉरी नंबर ऑफ कॉलम नहीं याद रहते कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स थे, या कौन से कॉलम में क्या इन्फॉर्मेशन सेव की हुई है, तो आप इसको एसोसिएटिव एज एन एसोसिएटिव अरे भी फेच कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये फेच अरे है ना, यहाँ पे अगर मैं फेच एसोसिएटिव का काम करता हूँ तो इससे तो डायरेक्ट ये काम, इससे खाली एसोसिएटिव अरे फेच होगी, ठीक है। ये देखें, ये आप चल रहा है, लेकिन अगर मैं फेच एसोसिएटिव से अगर मैं 0 करूं तब भी शायद ये चल तो जाए, एरर देना चाहिए इसे। यहाँ पे देखें, ये क्या कह रहा है कि 0 ऑफसेट डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है। अगर लेकिन मैंने जो फेच अरे कर रहा था उससे ये काम सारा चल रहा था। V1 करूंगा, V1 वाला भी ऑफसेट डिफाइंड
कहेगा कि ये डिफाइंड ही नहीं ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे फेच एसोसिएटिव की जगह फेच अरे करता हूँ तो वो दोनों टाइप की अरेज को फेच करता है। ठीक हो गया। सर फंक्शन का कॉलिंग प्रोसेस बता दें, कौन सा फंक्शन कैसे कॉल करते हैं। आप इस फंक्शन की बात कर रही हैं, और वैसे ये हमने वैसे ही फेच कर लिया। इसमें यूजुअली क्या होता है, फंक्शन कॉल करते हुए कोई ना कोई हमें आर्ग्यूमेंट देना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपको खुद ही पता चल जाता है अगर आप टाइप कर रहे होते हैं तो, या आपका ये अब जिस तरह से मेरा इंटेलिजेंस ये बता देता है कि ये क्या लेंगे क्या, ये जो फंक्शन में लिखा हुआ है ये क्या किस लिए होता है, ये किस काम के लिए ये चल रहा है, ठीक है। तो अब आप अपना सवाल दोबारा से इलेबोरेट कर दें कि किस बारे में, कौन से फंक्शन का कॉलिंग प्रोसेस होता है। कॉलिंग प्रोसेस में तो यही होता है कि आप फंक्शन में कह लें कि कुछ रिटर्न करता है तो उसको मैं सेव करा लेता हूँ, अगर कोई पैरामीटर देना तो मैं पैरामीटर देता हूँ, ठीक है। तो हमने एक आसान सा काम कर लिया, फंक्शन जो भी हमारी डेटाबेस है उससे हमने कनेक्ट किया और डेटा को डिस्प्ले कर लिया, ठीक है। ये तो बड़ा आसान सा काम है, ऐसे ही है, ठीक है। इसमें कोई सवाल किसी के, हम अगली फाइल पे चले जाते हैं फिर एसक्यूएल टेस्ट के ऊपर। अच्छा, इस फाइल में कोई सवाल किसी का? अच्छा जी, एसक्यूएल टेस्ट के ऊपर जाते हैं अब हम। अच्छा, ये बड़ी फाइल है, इसमें हम काफी सारे काम कर रहे हैं। इसमें एक हम बहुत इंपॉर्टेंट काम क्या कर रहे हैं, अगर मैं ये फाइल खोलूं ये वाली, उस इस फाइल में क्या किया मैंने, इसमें खाली डेटाबेस से डाटा रीड किया है और डिस्प्ले करवा दिया। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एसक्यूएल टेस्ट डॉट पीएचपी में यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने एक फॉर्म बनाया हुआ है, ठीक है। ऑथर टाइटल कैटेगरी ये रहा इसमें, ठीक है। ये एक फॉर्म है और इस फॉर्म से मैं डाटा ले रहा हूँ यूजर से, और उस जो डाटा है उसको मैं कह लें कि आगे डिस्प्ले करवा, ठीक है। ऐसे ही है ना, यही काम कर रहा हूँ मैं, और तो कोई काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। एड रिकॉर्ड का बटन डले में, पिछले वाले में क्या था, ये वाला काम है पिछले वाले फाइल में कर रहा था कि ये दिखा रहा था ऑथर टाइटल कैटेगरी या आईएसबीएन, ये हमें नजर आ रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ रिकॉर्ड्स को, ठीक है। यहाँ पे मैं ऑथर लिख लेता हूँ, न्यू ऑथर टाइटल, न्यू कैटेगरी, ईयर लिख देते हैं हम, आईएसबीएन को लिख देते हैं, इसको मैं ऐड रिकॉर्ड करता हूँ। तो ये देखें एंड के ऊपर ये जो मैंने अभी फील्ड प्रेस की है ये मेरे पास डेटाबेस के अंदर चली गई। डेटाबेस के अंदर भी मैं देख लेता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें ये नई रो मेरे पास चली गई। अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से और इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें ये गायब भी हो जाएगी। इसका मतलब है, अच्छा मैंने सबमिट कर दिया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। एक मिनट में डिलीट करके आपको दिखाता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। और एसक्यूएल टेस्ट यहाँ पे देखें वो वाली जो चीज़ थी वो डिलीट हो गई मेरे पास, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि फॉर्म के थ्रू डाटा कैसे लेना है, फॉर्म हमने पीएचपी का बनाना कैसे है, डेटाबेस कैसे, डेटाबेस फॉर्म से डाटा कैसे लेना है, और फॉर्म का डाटा डेटाबेस के अंदर सेव किस तरह से कराएंगे हम, ठीक है। अच्छा जी, शुरू करते हैं फिर इस फाइल को पढ़ना, ठीक है। आज इतनी होगी ये आज कर लेंगे, नहीं तो कल इसको हम कंप्लीट कर लेंगे, तो हमारा जो कह लें जो एप्लीकेशन वाला प्रोसेस है वो एक तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो रिक्वायर वंस लॉगिन डॉट पीएचपी, ये वही वाला काम करिए कि जो लॉगिन डॉट पीएचपी की फाइल्स हैं, जो वेरिएबल्स हैं उनको अवेलेबल बना रही है इस एसक्यूएल टेस्ट डॉट पीएचपी फाइल के अंदर, ठीक है।
उसके बाद आए थे हम, उसके बाद ये क्या कर रही है, ये भी पुराने वाला काम है, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बना रही है। कनेक्शन का ऑब्जेक्ट किस टाइप का है, MySQL टाइप का है। उसके अंदर होस्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड और DB के वेरिएबल्स दे दिए मैंने उसको इनिशियलाइज करने के लिए। तो ये मेरे पास एक कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा जिसका जिसकी डेटाबेस कौन सी होगी, बुक्स, ठीक है। और उसका जो यूजर नेम पासवर्ड है वो हमने दिया हुआ। ये लाइन नंबर 6 में हम क्या कर रहे हैं, ये एरर चेकिंग कर रहे हैं, ठीक है। कि अगर कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया तो ठीक है, अगर कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं हुआ तो एप्लीकेशन एग्जिट करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद चले जाते हैं, अगर हम, अच्छा, दो तरीके से हम कोड को पढ़ सकते हैं। एक तो ये प्रोसीजरली किस तरह से कोड लिखा हुआ है, और एक हमें डिस्प्ले पे ऊपर फ्रंट एंड के ऊपर किस तरह से नजर आ रहा है, ठीक है। तो हम प्रोसीजरली कोड को चेक करते हैं, ठीक है। और ये भी काफी जरूरी है कि आप ये देखें कि सबसे पहले ये क्या काम कर रहा है। ये कर रहा है इफ इज सेट $_पोस्ट। अच्छा, ये $_पोस्ट आ गया अब हमारे पास। सबसे पहले वैसे हमारे पास एक फॉर्म बना हुआ है, वो अभी के लिए आप इसको देख लीजिए, मैं आपको अभी थोड़ी देर में ये क्लियर हो जाएगा कि $_पोस्ट है क्या। डिलीट एंड, ठीक है, ये एंड का भी आपको पता है। इस सेट $_पोस्ट ISBN। अच्छा, ये एक फंक्शन है इस सेट का। ये फंक्शन क्या करता है, ये चेक करता है कि इसकी वैल्यू सेट हुई हुई है या नहीं हुई हुई, मतलब ये वेरिएबल इनिशियलाइज हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ, ठीक है। तो ये इस सेट जो है वो ये वाला काम चेक करेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये क्या चीज है, $_पोस्ट मेरे पास कोई अरे होगी जिसका एक कह लें कि एसोसिएटिव अरे का एक जो एलिमेंट है वो उसका इंडेक्स है डिलीट, ठीक है। इसी तरह से $पोस्ट का एक और मेंबर है, एलिमेंट है, उसका नाम है ISBN, ठीक है। बस हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ये वो सेट हुआ हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, फिर हम आते हैं, ये क्या कर रहा है, ISBN इज इक्वल टू गेट पोस्ट। गेट पोस्ट का हमारा एक अपना नीचे फंक्शन बना हुआ है यहाँ पे फाइल के एंड के ऊपर 87 लाइन नंबर 87 के ऊपर। ये क्या करता है, ये काम करता है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा ये काम क्या कर रहा है। वैसे चलें मैं आपको अभी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देता हूँ, इसको डिटेल में हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। ये काम ये कर रहा है कि जो भी मैं वेरिएबल पास करता हूँ ना, वो इसको चला के देख लेता है डेटाबेस के अंदर कि ये डेटाबेस के अंदर जो परमिटेड कैरेक्टर्स हैं उनमें से है, कोई एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक तो नहीं कर रहा, ये कोई इस तरह की क्यूरी अलग से तो नहीं चला रहा, ठीक है। तो ये रियल एस्केप स्ट्रिंग का काम क्या करता है, ये चेक करता है कि डेटाबेस के अंदर कोई मैं ऐसी गलत चीज ना एग्जीक्यूट कर दूं, ठीक है। तो ये आप कह लेंगे खाली पोस्ट को सैनिटाइज कर, ठीक है। ये हम इसको बाद में देख लेंगे, अभी के लिए आप इसको छोड़। फिर अच्छा, यहाँ पे देखें, यहाँ से हमारा काम सही शुरू हो रहा है। ये क्यूरी बनाई है इसने, क्यूरी का किया डिलीट फ्रॉम ट्रैफिक वेयर ISBN इज इक्वल टू फलाना, ठीक है। और रिजल्ट मांग रहा है, आपका रिजल्ट डिस्प्ले करवा देगा। ये क्या कर रहा है, ये डिलीट की क्यूरी है मेरे पास, ठीक है। अभी हम जल्दी जल्दी से देख रहे हैं कौन सा पोर्शन किसका है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि ये डिलीट रिकॉर्ड की क्यूरी। अच्छा, उससे आगे चलते हैं। अगर अभी नहीं समझ आती ना, हम इसको दोबारा से देखेंगे बाकी सारी चीजों को, तब हमें ये कॉन्टेक्स्ट भी क्लियर होगा कि $_पोस्ट क्या, get_पोस्ट क्या। अभी हम जल्दी से एक दफा देख लेते हैं। अब हमारे पास इंसर्ट रिकॉर्ड आ गया। इंसर्ट रिकॉर्ड क्या, ये हमें कैसे पता चल रहा है इंसर्ट रिकॉर्ड है, यहाँ पे देखें, इस सेट _पोस्ट ऑथर टाइटल कैटेगरी ईयर ISBN, ये सारी चीजें चेक कर रहा है। ये सारी की सारी वैल्यूज सेट हुई हुई है या नहीं हुई हुई, ठीक है। ये सारी वैल्यू सेट कब होती हैं, जब मैं यहाँ पे ये जो फॉर्म बना हुआ है मेरे पास, ये वाला फॉर्म, इस फॉर्म के अंदर वैल्यूज देता हूँ तो ये वाली सारी वैल्यू सेट हो जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये $_पोस्ट कोई ऐसा वेरिएबल है जो मेरे फॉर्म से डाटा लेके आ रहा है, ठीक है। फिर ये वही वाला काम किया हमने, गेट पोस्ट वाला, और ये क्यूरी लगा दी इंसर्ट इनटू की, ये क्यूरी इंसर्ट इनटू की चलेगी और वो इंसर्ट इनटू की क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। अच्छा, उससे नीचे आते हैं तो ये देखें, ये अब मेरे पास फॉर्म आ गया, ठीक है। अब ये फॉर्म क्या कर रहा है, अब आपको याद होगा हमने भी एक फॉर्म बनाया था, ठीक है। उसका एक्शन था, एक फॉर्म के दो एट्रीब्यूट से, एक एक्शन था और एक मेथड था, ठीक है। एक्शन में देखा था हमने वो स्क्रिप्ट का नाम, हमने अगर पहले हैशटैग डाला था, ठीक है, अभी भी हम हैशटैग डाल देंगे तो सही काम करेगा।
लेकिन मैंने अब एक्शन में क्या लिखा है, उस स्क्रिप्ट का नाम लिखा है जहां पे ये वाला जो डाटा है, ये वाला फॉर्म है वो। अब मैंने स्क्रिप्ट का नाम क्यों लिखा है कि जो डाटा है वो प्रोसेस करना है मैंने ये वाला, ठीक है। अब ये जहां पे डाटा प्रोसेस होगा ना, उस स्क्रिप्ट का मैंने नाम लिखा है, ठीक है। तो ये इसी स्क्रिप्ट के अंदर प्रोसेस हो रहा है, इसी स्क्रिप्ट के अंदर फॉर्म है, दोनों काम एक ही जगह पे हो रहे हैं, तो वो भी मैंने सेम रख दिया। अच्छा, दूसरी चीज आ गई थी हमारे पास मेथड। मेथड मैंने आपको बताया था कि बैकएंड के ऊपर डाटा लेके जाने के लिए दो मेथड होते हैं, पॉपुलर दो मेथड है हमारे पास, पोस्ट और गेट, ठीक है। तो हम यहाँ पे कौन सा यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम पोस्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है। और इसी का, इस पोस्ट का ये जो डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट नजर आ रहा है ना, ये इसी पोस्ट का वेरिएबल है असल में, ठीक है। फिर आप देखें ऑथर, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम ऑथर, टाइटल, ईयर, आईएसबीएन, और ये इनपुट टाइप सबमिट, वैल्यू एड रिकॉर्ड, ये सारे के सारा ये फॉर्म नजर आ रहा है, ये वाला फॉर्म, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे क्यूरी इज इक्वल टू सिलेक्ट फ्रॉम डेटाबेस, इसका मतलब है कि फेच का रिजल्ट है, ये वही वाला काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे ना थोड़ी सी डिफरेंट क्यूरी लिखी हुई है, ठीक है। ये क्यूरी, सॉरी क्यूरी तो वो सेम लिखी हुई है, जो रिजल्ट को हम एक्सेस करके डिस्प्ले करवा रहे हैं ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं हम, ठीक है, कि क्या काम किया हुआ हमने यहाँ पे। और उसके बाद हमने एक और फॉर्म बनाया हुआ, ठीक है। उस फॉर्म में क्या कर रहे हैं, वही फॉर्म एक्शन sql.php मेथड post.php। अब यहाँ पे देखें ये क्या है, इनपुट टाइप हिडन, नेम डिलीट, इनपुट टाइप हिडन, नेम आईएसपीएन। ये देखा, याद आया कि ये डिलीट और आईएसपीएन कहाँ पे, ये शुरू में, बिल्कुल शुरू में हमने ये चेक किया था कि इस सेट अंडरस्कोर पोस्ट डिलीट और इस सेट अंडरस्कोर पोस्ट आईएसपीएन, ठीक है। तो ये वाला हर, जो भी मैं एक रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाता हूँ, उसके साथ में दो इनपुट टाइप हिडन रख लेता हूँ, एक डिलीट की और एक आईएसबीएन की। आईएसबीएन की क्यों रखता हूँ, क्योंकि ये प्राइमरी की है, इससे मैं रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। और फिर मैंने एक और चीज रखी है, डिलीट रिकॉर्ड का बटन, ठीक है। फिर हमने रिजल्ट को क्लोज किया, कनेक्शन को क्लोज किया, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, ये जो भी मैं डिस्प्ले करवा रहा था उसके साथ, इसके साथ अब दो हिडन टाइप्स हैं, एक है आईएसबीएन की, एक डिलीट रिकॉर्ड, एक डिलीट की और एक डिलीट रिकॉर्ड का बटन, ठीक है। और ये मैं लूप में रिपीट कर रहा हूँ, ये जो आखिरी वाली चीज है ना, ये वाली चीज, ये मैं लूप में रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। डाटा मैं लूप में रिपीट कर रहा हूँ, और ये जो फॉर्म है ये भी लूप में रिपीट हो रहा है। तो जितने डाटा आएंगे मेरे पास, ठीक है, जितने, ये एक डाटा आया तो एक फॉर्म आ गया मेरे पास, ये दूसरा डाटा आया दूसरा फॉर्म आ गया, तीसरा डाटा आया तीसरा फॉर्म आ गया, चौथा डाटा चौथा फॉर्म, पांचवा डाटा और पांचवा फॉर्म, ठीक है। तो 5 फॉर्म मेरे पास ये हो गए डिलीट के, और एक फॉर्म मेरे पास हो गया ऐड रिकॉर्ड का, ठीक है। अच्छा, कोई क्वेश्चन है तो वो ले लेते हैं। सर, लॉगिन फाइल में कोई और इन्फो ऐड कर सकते हैं, लाइक यूजर आईडी, यूजर नेम एक्सेट्रा। ये मैंने यूजर नेम, हाँ, आपको जो भी क्रेडेंशियल्स है वो आप जो आपने यूज करना है असल में वही करेंगे आप। तो ये यूजर नेम, डेटाबेस, ये खाली डेटाबेस की यूज कह लें कि इंफॉर्मेशन है, ठीक है। जिस तरह अगर आपको याद हो, हमने क्या किया था, अगर कोई ये वर्डप्रेस की एक साइट है, वर्डप्रेस की साइट के अंदर भी wp-config.php है, ठीक है। यहाँ पे हमने डेटाबेस का ये सारी चीजें डिफाइन करते हैं, डिफाइन डीबी नेम, डीबी यूजर, डीबी पासवर्ड, डीबी होस्ट, यही चीजें हैं ना, लोकल होस्ट, यूजर नेम रूट, पासवर्ड एम्प्टी स्ट्रिंग और डीबी का नेम, ठीक है। हमने बुक्स रखा हुआ डीबी का नेम, यहाँ पे ER8 एक्टिव का नेम। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी जरूरत क्या है, उस जरूरत के हिसाब से जो भी आपने डिफाइन करना हो वो आप डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हम कहाँ पे थे, हम यहाँ पे थे, ठीक है। अब ये एक दफा हमने देख लिया, हमने मोटा मोटा देख लिया कि क्या चीजें थी। अब हम दोबारा देखेंगे, अब हम एक प्रोसीजरल तरीके में देख लिया, ठीक है। अब हम दोबारा देखते हैं एक एक चीज को कि हर चीज कैसे काम कर रही है हमारे पास, ठीक है। हम इस ऐसे करते हैं, 5 मिनट की ब्रेक लेते हैं, तब तक आप ये कोड देख लें एक दफा खुद से भी, फिर मैं आपको एक दफा हम इसको दोबारा देखेंगे, फिर हमें इसको समझ आने लगेगी। क्वेश्चन, सर, आई वांट टू मेक ए लॉगिन फॉर्म and save user info in DB when user clicks to login button.
If registered, then show login successful and other it will go to register form in this scenario. तो आप क्या करें, आप ये फाइल पढ़ लें, ये वही काम कर रहा है एक तरीके की। इसमें क्या हो रहा है कि हम डेटाबेस से डाटा ले भी रहे हैं, डेटाबेस के अंदर डाटा डाल भी रहे हैं, और ये चेक भी करते हैं कि क्या डाटा है हमारे पास। ठीक है, तो अगर आपको ये वाली फाइल समझ आ जाती है तो आप बहुत इजीली दूसरा वाला काम कर सकते हैं। जो भी आपने कहा कि लॉगिन है, अगर डेटाबेस के अंदर यूज़र है तो वो लॉगिन कर ले, डेटाबेस से रिजल्ट फैच करे। अगर ये वाला यूज़र नहीं है तो उसको रजिस्टर के पेज के ऊपर ले जाए। ठीक है, तो ये बहुत आसान काम है अगर आपको ये वाली फाइल समझ आ जाती है। ठीक है, अब हम इस फाइल को ना दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से ये आ गया ना, अब मैं इस तरह से समझने की कोशिश करता हूँ जिस तरह से मैं डालता हूँ। ठीक है, अब जिस तरह से मैंने ऑथर डाला था, न्यू टाइटल कैटेगरी ईयर ISBN वैल्यूज मैंने ये पहले से भी डाली थी। ठीक है, ऐड रिकॉर्ड करता हूँ मैं तो ये रिकॉर्ड आ जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं फॉर्म से। तो किधर है हमारा फॉर्म, ये हमारा फॉर्म आ गया। ठीक है, अब फॉर्म का एक्शन देखें, फॉर्म का एक्शन क्या है, SQL टेस्ट डॉट PHP, मेथड है पोस्ट। ठीक है, ये फॉर्म तो हमारा ऐसे ही बनता है, जो मर्जी कर लें आप, ये फॉर्म में तो इतना समझाने वाली कोई चीज़ नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखें, ये मैं रखता हूँ इनपुट टाइप टेक्स्ट से, तो ये इनपुट टाइप टेक्स्ट से क्या बनता है हमारे पास, ये बन जाता है इनपुट टाइप टेक्स्ट से ये बॉक्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे नेम इज इक्वल टू ऑथर। अब ये नेम क्यों रखा हुआ है कि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, ABC लिखता हूँ यहाँ पे, तो उसको मैं एक्सेस कैसे करूंगा कि ये नेम है। ठीक है, ये नेम है और जो टाइटल है वो XYZ है। ठीक है, मैं ये डिफरेंशिएट करूंगा कि ये इस बॉक्स में जो लिखा हुआ ये नेम है, और इस इनपुट टाइप टेक्स्ट में जो भी लिखा हुआ है, टेक्स्ट बॉक्स में जो भी लिखा हुआ है वो टाइटल है। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे हर इनपुट टाइप को नेम असाइन कर देता हूँ। जो ऑथर के सामने लिखा हुआ है उसको मैंने ऑथर असाइन कर दिया, जो टाइटल के सामने लिखा है उसको टाइटल असाइन कर दिया। इसी तरह कैटेगरी वाले के सामने को कैटेगरी, और ईयर वाले के सामने वाले को ईयर, और ISBN के सामने वाले को, ये वाला जो बॉक्स है इसको मैंने नेम दिया है ISBN यहाँ पे। ठीक है, और इसके नीचे ऐड रिकॉर्ड का बटन दबा दिया। अच्छा, अब जब मैं ऐड रिकॉर्ड का बटन दबाता हूँ तब क्या होता है, इंसर्ट की क्वेरी चलती है, ये वाला कोड चलता है। ठीक है, चलता तो सारे ही कोड है, लेकिन देखें ये कोड आ गया, फिर ये देखेगा इस सेट अंडरस्कोर पोस्ट डिलीट ये हुआ है नहीं, इस सेट अंडरस्कोर पोस्ट ये हुआ है नहीं। ठीक है, ये दोनों डिलीट और ISBN नहीं सेट हुआ है। हमने क्या सेट किया है, ये सेट किया है ऑथर टाइटल कैटेगरी ईयर ISBN। और ये कब सेट होंगे, ये ऑटोमेटिकली तब सेट हो जाएंगे जब मैं ये ऐड रिकॉर्ड का बटन दबाऊंगा। ठीक है, अच्छा अब ये सेट कहाँ से हुए हैं, $_पोस्ट से। तो हम क्या करते हैं, हम इस $_पोस्ट के वेरिएबल को देखते हैं। ठीक है, मैं करता हूँ जनाब प्रिंट R, ये अरे है ना, प्रिंट _R, और ये यहाँ पे मैं बनाता हूँ जनाब $_पोस्ट। ठीक है, अब ये $_पोस्ट में क्या होता है, ये इसमें मेरे फॉर्म का डाटा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इस पेज के अंदर कितने सारे फॉर्म्स हैं, एक तो ये फॉर्म है ऐड रिकॉर्ड का, और फिर डिलीट रिकॉर्ड के काफी सारे फॉर्म हैं। जितने मेरे पास हर जो मैं डिस्प्ले करवा रहा हूँ ना एंट्री, उसके साथ एक फॉर्म लगा हुआ है डिलीट रिकॉर्ड का। ठीक है, तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा फॉर्म सबमिट हुआ है। ठीक है, मुझे ऐसे पता चलता है कि अगर मैं ये ऐड रिकॉर्ड क्लिक करता हूँ ना, तो वो _पोस्ट के अंदर वो वाली वैल्यूज आ जाती है, या ये वाली वैल्यू आएगी। अगर मैं डिलीट रिकॉर्ड का बटन प्रेस करूंगा तो ये वाली वैल्यू आएगी। अब फॉर एग्जांपल मैं ऐड रिकॉर्ड का बटन प्रेस करता हूँ। ठीक है, तो ये देखें मैंने क्या किया था, मैंने कर दिया प्रिंट _R $_पोस्ट। ठीक है, अब $_पोस्ट के अंदर क्या आ रहा है, $_पोस्ट के अंदर ये आ रहा है ऑथर ABC, टाइटल XYZ, कैटेगरी ईयर और ISBN की मैंने कोई वैल्यू नहीं सेट की थी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें कि ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ गई। अच्छा, मैं एक और काम करता हूँ, मैं दोबारा से इसको कर लेता हूँ न्यू, और न्यू टाइटल कर लेते हैं, ईयर दे देते हैं 1 2 3 4। ठीक है, अब मैं इस रिकॉर्ड को ऐड रिकॉर्ड करता हूँ। खैर ये रिकॉर्ड तो एंटर नहीं हुआ, लेकिन रिकॉर्ड एंटर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये प्राइमरी की 2 सेम में दे रहा था। ठीक है, इस वजह से नहीं हुआ। लेकिन ये देखें आप,
कि अरे ऑथर के अंदर न्यू आ गया, टाइटल के अंदर न्यू टाइटल जो मैंने दिया था, ईयर के अंदर 1 2 3 4 ISBN MT, ठीक है। तो ये वाला रिकॉर्ड मेरे पास आ गया था। जब भी मैं ऐड रिकॉर्ड प्रेस करता हूँ तो मेरा जो क्यूरी स्ट्रिंग है उसके अंदर, इसके अंदर जो भी पोस्ट के सारी वेरिएबल है, अंडरस्कोर पोस्ट की एक अरे बनती है, ठीक है। और उस अरे के अंदर ये वाले जितने भी मेरे फॉर्म के वेरिएबल्स होते हैं ना, ऑथर टाइटल कैटेगरी ईयर ISBN, ऑथर टाइटल कैटेगरी ईयर ISBN, ये वाले वेरिएबल्स आ जाते हैं जब मैं इस फॉर्म के बटन को प्रेस करूंगा। अच्छा, अगर मैं अब इस फॉर्म के बटन को प्रेस करता हूँ, ये ABCXYZ, इसका ये फॉर्म है ना, किधर है फॉर्म इसका, ये आ रहा फॉर्म, ठीक है। ये इनपुट टाइप हिडन, नेम डिलीट, इनपुट टाइप हिडन, नेम ISBN, और ये इनपुट टाइप सबमिट डिलीट रिकॉर्ड। तो ये दो वैल्यूज हैं, ये मेरे पास आएंगी, ठीक है। अब मैं ये इसको डिलीट रिकॉर्ड का बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देखें डिलीट यस ISBN, कोई नंबर नहीं था इसका ISBN का, इसलिए वो नंबर नहीं आया। अगर मैं इसको करता हूँ डिलीट रिकॉर्ड तो यहाँ पे देखें डिलीट यस ISBN 1 2 3 4 5 6, जो भी नंबर मैंने प्रेस किया था वो वाला नंबर मेरे पास आ गया, ठीक है। अच्छा जी, ये काम हो गया। तो हाँ, कहाँ पे थे हम, यहाँ पे, ठीक है। अब ये वाला बटन मैं प्रेस करता हूँ तो $_ क्या चीज है, $_ मेरे पास ऐसा वेरिएबल है जो मेरा फॉर्म का डाटा लेके आ रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये $_ है ना, अगर मैं इस फॉर्म की टाइप को गेट कर देता हूँ, ठीक है, ये मैंने गेट कर दिया, मेथड है इसका, गेट कर दिया मैंने, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा तो आउटपुट में अच्छा, ये इंसर्ट फील्ड आ गया क्योंकि हमारे पास डुप्लीकेट एंट्री थी, ठीक है। तो अब आउटपुट में मुझे क्या लिखाना पड़ेगा, आउटपुट में मुझे $_ गेट लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अरे खाली है फील्ड इंसर्ट इनटू, अच्छा वही वाला रहा, ठीक है, ठीक है। तो हम इसलिए पोस्ट और गेट हमारे पास दो पॉपुलर मेथड होते हैं, और इसके अलावा भी होते हैं, डिलीट का मेथड होता है और भी काफी सारे मेथड होते हैं, लेकिन हम क्या कौन से यूज करेंगे, पोस्ट या गेट। अच्छा, ये हमने कर लिया पोस्ट का मेथड, यहाँ पे ये फॉर्म हमारे पास आ गया। अब देखें फॉर्म की क्यूरी कहाँ पे चलती है, पहले इसने डिलीट रिकॉर्ड को चेक करना है कि डिलीट का बटन तो नहीं प्रेस हुआ हुआ, अगर नहीं हुआ हुआ तो ये आगे चलेगा, ठीक है। अब क्या चेक करेगा, अब ये चेक कर रहा है कि ये वाले सारे वेरिएबल्स आए हुए मेरे पास, ऑथर टाइटल कैटेगरी ईयर ISBN, अगर ये वाले वेरिएबल मेरे पास इनिशियलाइज हुए हुए हैं, $_ के पास ये वाले वेरिएबल्स हैं, जिस तरह से हमें नजर आ रहा होता है, अगर मैं रिफ्रेश करूं इसको तो ये देखें ऑथर टाइटल कैटेगरी ईयर ISBN, ये वाले रिकॉर्ड इसके पास सेट हैं। तो क्या होता है कि इसका मतलब है कि कौन सा बटन प्रेस हुआ है, ये ऐड रिकॉर्ड का बटन प्रेस हुआ है, ठीक है। ये वाले अगर बटन सेट होंगे, ये वाले अगर मेरे पास पोस्ट के वेरिएबल सेट हुए में हैं, तो इसका क्या मतलब है कि ऐड रिकॉर्ड का बटन प्रेस हुआ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक ये छोटा सा सैनिटाइज कर रहे हैं अपने ऑथर गेट पोस्ट कनेक्शन ऑथर, ठीक है। ये ऑथर के अंदर ये ऑथर की जो वैल्यू है ना, ये वाली जो यहाँ पे लिखी हुई होगी वो ही फेच करेगा। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं, हम क्यूरी चलाते हैं। क्यूरी क्या बनाई है हमने, इंसर्ट इनटू क्लासिक वैल्यूज, ठीक है, इंसर्ट इनटू क्लासिक्स, और उसकी वैल्यूज क्या दे रहे हैं, ये वाला ऑथर टाइटल कैटेगरी, ये वाला ईयर, और ये ISBN, ठीक है। जो मैंने इनपुट दी थी ना वहां पे, उसी को मैंने ले लिया कि वो आउटपुट में आ जाए मेरे पास, ठीक है। ये गेट पोस्ट का फंक्शन कर क्या रहा है, ये देखें गेट पोस्ट का फंक्शन क्या कर रहा है, ये दो चीजें लेता है, कनेक्शन और वेरिएबल। अब ये कनेक्शन में क्या करता है, $_ वेरिएबल, अगर यहाँ पे ऑथर पास करता हूँ मैं, तो ये क्या करेगा, $_ ऑथर को
रिटर्न कर देगा मेरे पास, ठीक है। और वही मैंने ऑथर के अंदर सेव करा लिया, और टाइटल के अंदर टाइटल सेव करा लूंगा, कैटेगरी के अंदर कैटेगरी, ईयर के अंदर ईयर, और ISBN के अंदर ISBN। और जब ये क्यूरी चलेगी, रिजल्ट इज इक्वल टू कनेक्शन और क्यूरी। अच्छा, अब ये क्यूरी क्या चलेगी, ये क्यूरी है इंसर्ट इनटू की। ये क्यूरी रिटर्न क्या करेगी कि इंसर्ट रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली या वन रो अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है, ये रिटर्न करेगी। तो ये हमने चलाना नहीं होता, ये डिस्प्ले नहीं करवाना होता रिजल्ट, लेकिन वैसे मैंने देख लिया कि अगर रिजल्ट नहीं है इसका मतलब है कि इंसर्ट फेल्ड हो गया, अगर रिजल्ट आ गया इसका मतलब इंसर्ट सक्सेसफुल है, और अगर रिजल्ट नहीं आया इंसर्ट फेल हो, ठीक है। ये हमारा काम हो गया इंसर्ट का, इंसर्ट की क्यूरी चल हमारे पास, ठीक है। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? सेकेंडली पेज वीडियो लिंक एज गेस्ट फॉर क्वेश्चनिंग। अच्छा, ये मैं कर देता हूँ अभी। चलिए यहाँ पे ठीक है, ये आ गई आपके पास स्ट्रीमयार्ड का गेस्ट लिंक। अच्छा, डिफरेंशिएट मेथड पोस्ट वर्सेस गेट विद एग्जांपल। अच्छा, पोस्ट और गेट में इतना कोई खास फर्क नहीं है, जो सिंपल एक फर्क है ना वो ये है कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये अगर मैं गेट करता हूँ यहाँ पे, ये पोस्ट है ना अभी, ठीक है। अब पोस्ट से मैं अगर कोई चीज कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखें जो मेरा URL है ना वो क्लीन है, बिल्कुल कुछ नहीं नजर आ रहा वहां। लेकिन अगर मैं गेट करता हूँ, मेथड गेट करता हूँ, तो यहाँ पे नहीं गेट करना, यहाँ पे मैं गेट करता हूँ अगर मैं, अब देखें क्या होता है। अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ 1 2 3, ऑथर का नेम, ऑथर का टाइटल, कैटेगरी, ईयर 1 2 3 4, ISBN 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब जो भी मैं ये करता हूँ ना, उसको मैं ऐड रिकॉर्ड का बटन दबाऊंगा। तो अब अच्छा, ये आया क्यों नहीं, इसका मैंने गेट कर दिया मेथड, और यहाँ पे ये फॉर्म मुझे दोबारा नहीं लोड करना पड़ेगा। हाँ, अब देखें, अब यहाँ पे देखें, ये अब मैंने गेट किया है ना, तो यहाँ पे सारे के सारी चीजें लिंक में आ रही हैं। अगर मैं पोस्ट करता हूँ यहाँ से, ये वाला गेट किया ना मैंने, तो अब सारी की सारी चीजें मेरे लिंक में आ रही हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं पोस्ट करूंगा तो सारी की सारी चीजें लिंक में नहीं आएंगी। तो ये छोटा सा फर्क है, आप कह लें गेट और पोस्ट के अंदर, ठीक है। आप इस लिंक के थ्रू आ सकते हैं वैसे ऑनलाइन सारे, अगर किसी ने क्वेश्चनिंग करनी है तो कर भी सकते हैं, नहीं तो कल हम वैसे जूम का सेशन भी रखेंगे, उसमें भी आप कर सकते हैं। तो गेट और पोस्ट में क्या फर्क है, सिर्फ इतना सा फर्क है कि गेट क्या करता है, गेट जो है वो मेरा सारे वेरिएबल्स जो हैं उनको लिंक में डाल देता है, ठीक है। जो पोस्ट होता है वो क्या करता है, मैं इसको यहाँ पे अगर पोस्ट करूँ, यहाँ पे हम पोस्ट वेरिएबल देखते हैं, सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ से न्यू करता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर ये मैंने न्यू ही डालना है, तो ये देखें यहाँ पे मेरा URL बिल्कुल क्लीन है, कोई डाटा नहीं आया यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए हम अगर कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है, हमने डाटा छुपाना है नेटवर्क से, तो हम यूजुअली पोस्ट को यूज करते हैं। गेट हम यूजुअली क्यूरी, सर्च क्यूरी या क्यूरी स्ट्रिंग इस तरह की हमने यूज करनी हो तो हम गेट यूज करते हैं। अब हम पोस्ट लिख देता हूँ, हमारे रिजल्ट पता चलता है क्या रिजल्ट आ रहा है,
ठीक है। अच्छा, काफी सारे रिकॉर्ड एंटर हो गए हमारे पास। खैर, ये आपको समझ आ गई कि ये वाली चीज कैसे काम कर रही है। ये हमारे पास फॉर्म है, फॉर्म के ये कह लें वेरिएबल्स हैं। फॉर्म के वेरिएबल्स को हम गेट लेते कैसे हैं, अंडर डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट में सेव करवाते हैं। जब भी मैं ऐड रिकॉर्ड का बटन दबाता हूँ ना, तो क्या होता है कि डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट के अंदर ये वाले सारे वेरिएबल सेट हो जाते हैं, ऑथर, टाइटल, कैटेगरी, ईयर, आईएसबीएन, ठीक है। और फिर मैं उनको चेक करता हूँ, अगर ये वाले वेरिएबल सेट हैं इसका मतलब है ऐड रिकॉर्ड का बटन दबा हुआ है। अगर ऐड रिकॉर्ड का बटन दबा हुआ है तो मैं इंसर्ट इनटू की क्यूरी लिखता हूँ और उनमें जो जो भी फॉर्म के अंदर मैंने वैल्यूज लिखी थी वो इंसर्ट करवा देता हूँ अपनी डेटाबेस के अंदर। ठीक है, ठीक हो गया ये वाला काम। यहां तक समझ आ गई? यहां तक किसी के कोई क्वेश्चन? ठीक है, अगर यहाँ तक क्वेश्चन नहीं है तो फिर आगे हम आगे चलें, कल देख लेंगे कि आगे क्या रह गया हमारा। आगे हमारा डिलीट का फंक्शन रह गया, डिलीट का और डिस्प्ले करवाने का। ठीक है, तो इसको देख लें। आज जो भी समझ नहीं आई वो भी आप देख लें, कल पूछ लीजिएगा मेरे से क्लास के अंदर, कल हम इसको दोबारा देख लेंगे। तो ये आप कह लें कि अगर आपको ये समझ आ जाती है ना, तो आपको ये समझ आ गई कि डाटा फैच कैसे करना है HTML के थ्रू, PHP के अंदर कैसे जाएगा, PHP से आप कह लें डेटाबेस के अंदर कैसे जाएगा, और डेटाबेस से हम PHP में कैसे लेके आएंगे, और PHP से हम डाटा HTML में कैसे लाएंगे। दोनों तरफ दोनों तरीके काम करता है ना डेटाबेस। कुछ मैंने यूजर से लेके डेटाबेस में डालना होता है, कुछ डेटाबेस से लेके यूजर को दिखाना होता है। तो दोनों तरह की हम यहाँ पे देख लेंगे डाटा का फ्लो, तो हम कर लेंगे। सर काइंडली चेक माई गिग फलाना फलाना फलाना, ये मैं कल ही कर लूंगा चेक। ठीक है, आज हमारे पास टाइम कम है। डिलीट वाला बता दें, ये कल मैं आपको बता दूंगा। वैसे डिलीट वाला अगर आपको मैं जल्दी से बताना चाहूँ तो ये देखें कि जिस तरह से ये फॉर्म बना हुआ था ना, ये फॉर्म तो डायरेक्ट यहाँ पे हमारा ऊपर बना हुआ था ये। ठीक है, अब डिलीट का फॉर्म किधर बना हुआ है? डिलीट का फॉर्म बना हुआ है हर इनपुट के साथ। ये पहले मैं इनपुट दिखाता हूँ यहाँ पे, हर सॉरी इनपुट कह रहा हूँ, जो भी हमारे पास रिकॉर्ड है ना, जो भी एक रिकॉर्ड डिस्प्ले करवा रहा हूँ उसके साथ मैंने डिलीट का बटन लगाया। तो डिलीट का एक फॉर्म नहीं है, डिलीट के मल्टीपल फॉर्म्स हैं। इस रिकॉर्ड का ये डिलीट का फॉर्म है, इस रिकॉर्ड का ये डिलीट का फॉर्म है, इस रिकॉर्ड का ये डिलीट का फॉर्म है, और इसी तरह से जितने भी मैं नीचे जाता रहूँ तो उसका डिलीट रिकॉर्ड का बटन आता जा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं एक रिकॉर्ड डिलीट करता हूँ तो यहाँ पे देखें, ये दो वैल्यूज जो फॉर्म की दो वैल्यूज हैं फॉर्म के अंदर डिलीट के बटन के अंदर, एक तो डिलीट की ही है, ठीक है, और दूसरी क्या है? ISBN। अब ये ISBN क्यों रखा हुआ है मैंने? ISBN इसलिए रखा हुआ है क्योंकि मैं ये प्राइमरी की है, और मैंने अगर कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है तो यूजुअली मैं एक रिकॉर्ड को प्राइमरी की से आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, और एक रिकॉर्ड को मैंने डिलीट करना है तो मैं जो क्यूरी है मेरी, यहाँ पे आप देखेंगे सबसे ऊपर है डिलीट की क्यूरी। ये तो एक रिकॉर्ड को अगर मैंने डिलीट करना है तो उसकी क्यूरी के लिए मैं ISBN की क्यूरी चलाऊंगा। ठीक है, जिस तरह से ये डिलीट फ्रॉम क्लासिक्स वेयर ISBN इज इक्वल टू ISBN। ठीक हो गया? चलें, बाकी हम कल देख लेंगे। आपको अगर इस कोड को आप 5-6 दफा देखें ना, तो आपको सारी की सारी समझ आ जाएगी। और कुछ क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके दिमाग में, तो क्वेश्चन आप मेरे से पूछ लें। और जो कल हम इसको दोबारा देखेंगे, कल हम डिलीट की एग्जांपल देखेंगे, और जो ये इंसर्ट की थी इसको भी दोबारा रिवाइज कर लेंगे। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया था ये कैसे करना है। ठीक है, चलें, कल मिलते हैं हम फिर इंशाल्लाह। कल हम जूम का सेशन भी रखेंगे। चलें, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।